आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बूढ़े चरवाहे से जो तपती दोपहर में खुद प्यासा रह जाता था, लेकिन अपनी बकरियों और गायों को कभी प्यासा नहीं रहने देता था। नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की इस शांत और सुकून भरी रात में हम सुनेंगे एक बेहद भावुक गांव की कहानी। तपती दोपहर का चरवाहा। एक बूढ़ा आदमी एक कपड़े में लिपटी पानी की बोतल, 4 रोटी, 1 प्याज और जलती हुई मट्टी पर चलता लंबा सफ़र। ये कहानी सिर्फ एक चरवाहे की नहीं, बल्कि उस सादगी की है जहाँ थकान बहुत होती थी लेकिन दिल फिर भी शांत सो जाता था। अगर ऐसी मीठी और नींद लाने वाली गांव की कहानियाँ आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रात एक नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट में ज़रा बताइए आप किस शहर या गांव से ये कहानी सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। अब धीरे धीरे रोशनी कम कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस तपती दोपहर की तरफ जहां एक बूढ़ा चरवाहा आज भी अपने जानवरों के साथ लंबा रास्ता तय कर रहा है। भोर अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। गांव के ऊपर आसमान हल्का नीला पड़ा था, जैसे रात ने जाते जाते अपनी काली चादर का किनारा धीरे से समेट लिया हो। मिट्टी के घरों की दीवारें रात की बची हुई ठंडक संभाले खड़ी थी और गलियों में ऐसा सन्नाटा था जिसमें दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी धीमी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धर्मू बाबा की झोपड़ी के भीतर चूल्हे की राख में हल्की सी गर्माहट बाकी थी। फुलिया, धर्मू बाबा की धर्मपत्नी, घुटनों के बल बैठकर सूखी लकड़ियों को जोड़ा, फूंक मारी और थोड़ी ही देर में चूल्हे से नीली पीली लौ उठने लगी। लकड़ियों की चटकने की आवाज ने उस छोटे से झोपड़ी में सुबह की पहली हलचल भर दी। धर्मू बाबा बाहर आंगन में बैठे अपनी पुरानी पानी की बोतल को देख रहे थे। बोतल पीतल की थी, किनारों से थोड़ी घिसी हुई, लेकिन धर्मू बाबा उसे ऐसे संभालते जैसे कोई अपनी आखिरी जमा पूंजी संभालता है। उन्होंने पास रखे पुराने सफ़ेद कपड़ों को उठाया, उसे मिट्टी के घड़े के पानी में भिगाया, फिर दोनों हथेलियों से निचोड़कर बोतल के चारों तरफ कसकर लपेटने लगे। फुलिया ने चूल्हे से नज़र उठाकर पूछा, इतना कसकर क्यों बांधते हो रोज? हाथ भी दुखते होंगे। धर्मू बाबा मुस्कुराए। धूप आज फिर तेज पड़ेगी, पानी ठंडा रहेगा तो जान बची रहेगी। फुलिया ने तवे पर पहली रोटी डाली। आटे की सौंधी महक धुएं के साथ झोपड़ी में फैल गई। बाहर आंगन के किनारे खड़े छोटे पीपल के पत्ते सुबह की हवा में हल्के हल्के कांप रहे थे। मंदिर की घंटी अभी दूर से एक बार बजी थी, जैसे गांव को याद दिला रही हो कि दिन शुरू हो चुका है। धर्मू बाबा की उम्र 68 साल हो चुकी थी, पर उनकी आंखों में अभी भी खेतों का रास्ता साफ बसा रहता था। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, दाढ़ी सफ़ेद थी, कमर थोड़ी झुक गई थी, मगर कदमों में ऐसी आदत थी जिसे उम्र भी नहीं तोड़ पाई थी। हर सुबह वही काम, बोतल बांधना, 4 रोटियां लेना, 1 प्याज साथ रखना, लाठी उठाना और बकरियों गायों को लेकर दूर दूर के खेतों की ओर निकल जाना। फुलिया ने 4 मोटी रोटी सेकी, हर रोटी पर हल्का सा देसी घी लगाया, फिर उन्हें पुराने सूती के कपड़े में बांध दिया। पास में एक लाल प्याज रखा और बोली, आज रास्ते में आराम कर लेना, कल लौटे थे तो चेहरा
अंगारे जैसा लाल था। धर्मू बाबा ने कपड़ा उठाया, उसे अपनी छोटी पोटली में रखा और धीमे से बोले, आराम आदमी अपने लिए करता है, चरवाहा पहले जानवरों को देखता है। फुलिया कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने मिट्टी के कटोरे में थोड़ा छाछ डालकर उनकी तरफ बढ़ाया। कम से कम ये पी लो, खाली पेट मत निकलना। धर्मू बाबा ने छाछ पी। ठंडी छाछ गले से उतरते ही उनके चेहरे पर राहत की पतली सी रेखा आई। उन्होंने आंगन की तरफ देखा। बकरियां बांस की बाड़ के पास खड़ी थी। डिबरी, वह बूढ़ी बकरी, अपनी टेढ़ी टांगों पर धीरे धीरे चलती हुई धर्मू बाबा के पास आई। उसके कान ढीले पड़े थे, आंखें थकी हुई थी, मगर धर्मू बाबा को देखते ही उसने हल्की सी मिमियाहट की। धर्मू बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। चल डिबरी, आज फिर दूर जाना है। गांव के पास घास बची कहाँ है? पीछे से कालू बैल ने गर्दन हिलाया। उसके गले की घंटी से धीमी आवाज निकली। वह काला चौड़े माथे वाला बैल था। बाकी जानवरों के बीच वह शांत रहता, लेकिन रास्ता हमेशा आगे बढ़कर पकड़ता। धर्मू बाबा उसे भी समझते थे और वह भी जैसे बाबा की चाल पहचानता था। सूरज अब क्षितिज से थोड़ा ऊपर उठने लगा था। उसकी लालिमा मिट्टी के दीवारों पर फैल रही थी। गांव की औरतें घड़ों के साथ कुएं की तरफ जा रही थी। कहीं कोई बच्चा नींद में रो पड़ा, कहीं कोई बूढ़ा खांसते हुए चौखट पर आ बैठा। एक बैलगाड़ी चरमराते हुए गली से निकली, जिसकी पहिए सूखी मिट्टी पर गहरी लकीर छोड़ते चली गई। धर्मू बाबा ने कंधे पर गमछा रखा, पोटली बांधी, लाठी उठाई और बाड़ का फाटक खोल दिया। बकरियां धीरे धीरे बाहर आई। गायों ने गर्दन उठाकर हवा सूंघी, जैसे उन्हें भी मालूम था कि दिन आसान नहीं होगा। फुलिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, मगर चेहरे पर वही पुरानी हिम्मत। दोपहर में पानी बचाकर पीना, उन्होंने कहा। धर्मू बाबा ने पलट कर देखा। अपने लिए नहीं, इनके लिए बचाकर रखूंगा। तुम भी कोई पत्थर नहीं हो धर्मू। धर्मू बाबा मुस्कुराए। पत्थर नहीं हूं, तभी तो इनकी प्यास समझता हूं। यह कहकर वह चल पड़े। गांव की आखिरी कच्ची गली पार करते हुए धूल उनके पैरों से उठ रही थी। सूरज अब तेज होने लगा था, पर अभी भी उसकी आग पूरी नहीं खुली थी। खेतों के किनारे सूखे घास के गुच्छे झुके हुए थे। कहीं कहीं पिछले मौसम की बची हरियाली धरती से चिपकी पड़ी थी। दूर आने वाले मानसून के खेत खाली पड़े थे, जैसे आसमान से पहली बारिश की राह देख रहे हों। धर्मू बाबा धीरे धीरे झुंड को आगे बढ़ाते रहे। कभी किसी बकरी को आवाज देते, कभी गाय को रास्ते से हटाते, कभी कालू की पीठ पर प्यार से लाठी टिकाकर दिशा दिखाते। आहिस्ता चलो रे, उन्होंने कहा। दिन लंबा है, जल्दी करने से धूप कम नहीं हो जाती। उनकी आवाज में आदेश कम, अपनापन ज्यादा था। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपनी कपड़े में लिपटी बोतल को हाथ से छुआ। कपड़ा अभी भी नम था। उन्हें संतोष हुआ। फिर उन्होंने पोटली टटोली। 4 रोटियां, 1 प्याज अपनी जगह थे। आगे खेतों की लंबी पगडंडियां फैली थी। वही रास्ता जहां दोपहर तक मिट्टी तपकर धुआं छोड़ने लगती थी। वही रास्ता जहां सूखी नहर पड़ती थी, कांटेदार झाड़ियां थी और दूर कहीं थोड़ी सी घास की उम्मीद। धर्मू बाबा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब साफ चमक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली, लाठी जमीन पर टिकाई और झुंड को आगे बढ़ाते हुए बोले, चलो मेरे साथियों, आज का दिन भी निभाना है। और इस तरह
तपती दोपहर की लंबी कहानी भोर की ठंडी रोटी और एक प्याज से शुरू हुई। सूरज अब पूरी तरह जाग चुका था। सुबह की नरमी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और खेतों के ऊपर फैली हल्की हवा भी जैसे कहीं छिप गई थी। धरती का रंग बदलने लगा था। जो मिट्टी भोर में ठंडी और शांत लग रही थी, वह अब तप कर पीली पड़ती जा रही थी। दूर दूर तक फैले खेत ऐसे दिखाई देते थे जैसे किसी ने उन पर आग की पतली चादर बिछा दी हो। धर्मू बाबा झुंड के आगे आगे चल रहे थे। उनकी लाठी सूखे जमीन पर पड़ती तो धूल का छोटा बादल उठ जाता। पीछे बकरियां थकी चाल में चल रही थी। गायों की सांसें भारी होने लगी थी और कालू बीच बीच में गर्दन झटक कर मक्खियां उड़ाता जा रहा था। गांव अब बहुत पीछे छूट चुका था। अब सामने सिर्फ लंबा रास्ता था, सूखे खेत और दूर चमकती गर्म हवा। धर्मू बाबा ने अपने माथे का पसीना गमछे से पोंछा। धूप इतनी तेज थी कि आंखें पूरी खोलना मुश्किल हो रहा था। आसमान में एक भी बादल नहीं थे, सिर्फ आग जैसा सफेद उजाला। झबरी धीरे धीरे चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी सांस तेज चल रही थी। धर्मू बाबा तुरंत उसके पास पहुंचे। क्या हुआ रे बूढ़ी? उन्होंने उसके कान सहलाते हुए कहा। झबरी ने गर्दन नीची कर ली। धर्मू बाबा ने इधर उधर देखा। पास कहीं पेड़ नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन और छोटे छोटे पत्थर। उन्होंने अपनी बोतल खोली। कपड़ा अब आधा सूख चुका था, लेकिन भीतर का पानी अभी भी थोड़ा ठंडा था। उन्होंने हथेली में थोड़ा पानी डाला और झबरी के मुंह के पास ले गए। धीरे पी, उन्होंने प्यार से कहा। झबरी ने धीरे धीरे पानी चाटी। धर्मू बाबा खुद प्यासे थे। उनका गला भी सूख रहा था, मगर उन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया। बोतल फिर बांधकर कंधे से लटका ली। आगे रास्ता और कठिन होता जा रहा था। पगडंडी अब सूखी नहर की तरफ मुड़ रही थी। कभी उसमें बरसात का पानी बहता था। बच्चे उनमें कूदते, किसान वहीं बैल नहलाते थे, मगर अब वह सिर्फ फटी हुई मिट्टी का लंबा जख्म लगती थी। धर्मू बाबा नहर के किनारे रुके। उन्होंने नीचे झांका। मिट्टी जगह जगह फट चुकी थी। बड़े बड़े दरारों के बीच सफेद नमक जैसा सूखा रंग उभर आया था। हवा चलती तो महीन धूल उड़कर आंखों में चुभती। कालू नीचे उतरने लगा। धर्मू बाबा ने आवाज लगाई, संभल के रे, मिट्टी ढीली है। बैल धीरे धीरे उतरा। बाकी जानवर भी उसके पीछे चल पड़े। नहर पार करना आसान नहीं था। कहीं जमीन धंसती, कहीं पत्थर निकल आते। बूढ़ी झबरी एक जगह फंस गई। धर्मू बाबा तुरंत नीचे उतरे। उनकी चप्पल गर्म मिट्टी से भर गई। उन्होंने दोनों हाथों से झबरी को संभाला और ऊपर चढ़ाया। तेज धूप अब सीधे सिर पर पड़ रही थी। धरती इतनी तप चुकी थी कि कई जगहों से गर्म भाप जैसे लहर उठाती दिखाई दे रही थी। दूर देखने पर ऐसा लगता जैसे जमीन जल रही हो। हवा भी गर्म तवे से निकली सांस जैसे लग रही थी। धर्मू बाबा की चाल अब धीमी हो गई थी, लेकिन आंखों में थकान से ज्यादा चिंता थी, जानवरों की चिंता। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सूखी झाड़ियों का झलका मिला। कांटेदार टहनियां रास्तों में फैली थी। उन्हीं के बीच कहीं थोड़ी बहुत हरी घास बची थी। बकरियां अचानक तेजी से उधर भागी। धर्मू बाबा ने लाठी उठाकर उन्हें धीरे किया। आराम से, कांटे चुभ जाएंगे। लेकिन भूख जानवरों को कहाँ समझती है। एक छोटी बकरी झाड़ियों में मुंह डालते ही चीख पड़ी। उसके कान के पास कांटा लग गया था। धर्मू बाबा जल्दी से उसके पास पहुंचे। उन्होंने कांटा निकाला और अपने गमछे से खून पोंछा। बस बस, कुछ नहीं हुआ,
वह उन्हें बच्चे की तरह दुलारने लगे। धूप अब और खतरनाक हो चुकी थी। आसपास कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। सिर्फ दूर कहीं खेत के किनारे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी, जिसके पहिए आधे मिट्टी में घुसे हुए थे। हवा में सूखी गोबर, गर्म मिट्टी और पसीने की मिली जुली गंध तैर रही थी। धर्मू बाबा ने ऊपर आसमान में देखा। सूरज ठीक सिर के ऊपर आ गया था। उन्होंने जानवरों को थोड़ी देर रोक दिया। पास ही जमीन का छोटा सा हिस्सा बाकी जगह से कम गर्म था। वहीं उन्होंने सबको बैठने दिया। गाय थकी सांसों के साथ बैठ गई। कालू ने गर्दन झुका ली। झबरी बाबा के पैरों के पास आकर बैठ गई। धर्मू बाबा खुद जमीन पर नहीं बैठे। पहले उन्होंने जानवरों को देखा, फिर धीरे से अपनी पोटली खोली। 4 रोटियां, एक प्याज। उन्होंने प्याज को मुट्ठी से दबाकर तोड़ा। उसकी तेज गंध हवा में घुल गई। फिर एक रोटी का छोटा टुकड़ा तोड़कर खुद खाया। बाकी रोटी उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर 2 कमजोर बकरियों के सामने डाल दी। खा लो, उन्होंने कहा। तुम लोग बिना खाए नहीं चल पाओगी। उनकी आंखों में भूख थी, मगर हाथों में दया ज्यादा थी। उन्होंने आखिर अपनी बोतल खोली। इस बार सिर्फ एक छोटा सा घूंट पिया। पानी अब गुनगुना होने लगा था, लेकिन उस एक घूंट से जैसे उनकी सूखी सांस को थोड़ी राहत मिली। दूर कहीं मंदिर की घंटी की हल्की आवाज हवा में तैर गई। शायद गांव में दोपहर की पूजा हो रही थी। धर्मू बाबा कुछ पल चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने सूखी नहर, जलती मिट्टी और अपने थके जानवरों को देखा। उनके चेहरे पर दर्द भी था और अजीब सी शांति भी, जैसे ये कठिन रास्ता अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कुछ देर बाद उन्होंने लाठी उठाई और धीरे से बोले, चलो साथियों, अभी रास्ता बाकी है। शाम होने से पहले घास भी ढूंढना है और घर भी लौटना है। कालू सबसे पहले उठा। उसकी घंटी फिर धीरे से बजी और तपती दोपहर के बीच मिट्टी से उठते धुएं के साथ वह छोटा सा झुंड फिर आगे बढ़ चला। दोपहर अब अपने सबसे कठोर रूप में उतर आई थी। आसमान ऐसा चमक रहा था जैसे किसी ने सफेद आग फैला दी हो। हवा चलती भी तो राहत नहीं देती, उल्टा चेहरे पर जलन छोड़ जाती। खेतों की मिट्टी दूर दूर तक फट चुकी थी। कहीं कोई चिड़िया तक दिखाई नहीं देती थी। पेड़ों के पत्ते चुप थे, जैसे गर्मी ने उनकी आवाज भी छीन ली हो। धर्मू बाबा धीरे धीरे झुंड को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी धोती पसीने से भीग चुकी थी। कंधे पर रखा गमछा बार बार चेहरे तक जाता, फिर गर्दन पर लौट आता। पैरों की नसें साफ उभर आई थी, मगर चाल अब भी टूटी नहीं थी। सामने दूर तक कांटेदार झाड़ियों का लंबा झलका फैला था। यही वह जगह थी जहां अक्सर थोड़ी बहुत सूखी घास बच जाती थी। गांव के बाकी चरवाहे अब इस तरफ कम ही आते थे। रास्ता कठिन था। कई बार जानवरों के पैर फिसल जाते, कई बार जंगली कुत्ते घूमते मिल जाते। मगर धर्मू बाबा जानते थे, अगर आज झुंड को यहाँ नहीं लाया तो शाम तक जानवर भूखे रह जाएंगे। उन्होंने लाठी जमीन पर टिकाई और धीमे से बोले, बस थोड़ा और, फिर आराम मिलेगा। कालू आगे बढ़ा। उसके पीछे गाय और बकरियां झाड़ियों की तरफ मुड़ गए। जैसे ही जानवरों ने सूखी घास देखी, वह जल्दी जल्दी खाने लगे। कांटे बार बार उनके मुंह और पैरों से टकरा रहे थे। झबरी धीरे धीरे किनारों की तरफ बढ़ रही थी ताकि उसे कम चोट लगे। धर्मू बाबा हर तरफ नजर रखे हुए थे, कहीं कोई बकरी ज्यादा भीतर ना चली जाए, कहीं किसी के पैर में बड़ा कांटा ना घुस जाए, कहीं कोई जानवर प्यासा गिर ना पड़े। अचानक झाड़ियों के भीतर
तेज खरखराहट हुई। दो दुबले जंगली कुत्ते बाहर निकले। उनकी पसलियां साफ दिख रही थी, आंखों में भूख चमक रही थी। बकरियां डरकर पीछे हट गई। धर्मू बाबा तुरंत आगे आए। उन्होंने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और जोर से जमीन पर मारी। हट, भाग यहां से। कुत्ते कुछ पल वहीं खड़े घूरते रहे। गर्म हवा उनके बाल उड़ा रहे थे। फिर कालू ने जोर से फुफकार मारी और जमीन पर खूड़ पटका। आवाज सुनते ही दोनों कुत्ते पीछे हट गए। थोड़ी देर तक वे दूर खड़े देखते रहे, फिर धीरे धीरे सूखी झाड़ियों के पीछे गायब हो गए। धर्मू बाबा ने राहत की सांस ली। उन्होंने बकरियों को फिर इकट्ठा किया और झाड़ियों के कम खतरनाक हिस्से की तरफ ले गए। मगर धूप अब और निर्दयी हो चुकी थी। जमीन इतनी गर्म थी कि कई जगह बकरियां पैर उठाकर चल रही थी। धर्मू बाबा की अपनी एड़ियां भी जल रही थी, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी बोतल उतारी। कपड़ा अब लगभग सूख चुका था, भीतर थोड़ा पानी बचा हुआ था। उन्होंने पहले एक छोटी गाय के मुंह के पास बोतल लगाई। गाय ने जल्दी जल्दी पानी पी लिया। फिर उन्होंने बची हुई थोड़ी पानी झबरी को दिया। अब बोतल लगभग खाली हो चुकी थी। धर्मू बाबा कुछ पल उसे देखते रहे। उनके गले में कांटे जैसी प्यास चुभ रही थी। होठ सूखकर सफेद पड़ गए थे, मगर उन्होंने बोतल वापस बांध ली। चल जाएगा, उन्होंने खुद से कहा। दूर कहीं गर्म हवा के बीच मंदिर की घंटी की बहुत हल्की आवाज आई। उस आवाज में भी जैसे थकान घुली हुई थी। धर्मू बाबा ने आसपास देखा। झाड़ियों के पार थोड़ा खुला मैदान था। वहां मिट्टी के बीच सूखे घास के लंबे टुकड़े बचे थे। जानवर उधर भागने लगे। अचानक झबरी की टांग कांटों में उलझ गई। वह जोर से मिमियाई। धर्मू बाबा तुरंत उसके तरफ दौड़े। उम्र की वजह से उनके कदम डगमगाए, मगर वह रुके नहीं। उन्होंने झाड़ियों को हाथों से हटाया। कई कांटे उनकी हथेलियों में चुभ गए। खून की पतली रेखाएं उभर आई, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। धीरे धीरे उन्होंने झबरी की टांग निकाली। बकरी डर से कांप रही थी। धर्मू बाबा उसके सिर के पास बैठ गए। डर मत, मैं हूं ना, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने गमछे का छोटा टुकड़ा झाड़कर उसकी टांग पर बांधा। कुछ देर तक वह वहीं बैठे रहे। गर्म हवा उनके चेहरे से टकराती रही। माथे से पसीना गिरकर मिट्टी में सूखता जा रहा था। फिर अचानक आसमान में एक चील गोल गोल घूमती दिखाई दी। धर्मू बाबा ने उसे देखा और हल्का मुस्कुराए। तू ऊपर से देख रही होगी, उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। नीचे कितनी आग बरस रही है। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पोटली खोली। अब सिर्फ 3 रोटियां बची थी। उन्होंने प्याज का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा, रोटी के साथ खाया और बाकी फिर बांध लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर संतोष था कि जानवरों ने कुछ घास खा ली। धीरे धीरे सूरज थोड़ा ढलने लगा था। धूप अब भी थी, लेकिन उसके रंग में हल्की नरमी आने लगी थी। हवा में तपिश बनी हुई थी। फिर भी कहीं दूर खेतों से मिट्टी की हल्की गंध उठ रही थी, जैसे धरती शाम का इंतजार कर रही हो। धर्मू बाबा उठे। उन्होंने लाठी संभाली और झुंड को इकट्ठा करने लगे। कालू आगे आकर खड़ा हो गया। उसकी घंटी फिर धीरे से बजी। वही आवाज सुनकर बाकी जानवर भी पास आ गए। धर्मू बाबा ने सबको देखा। थके हुए चेहरे, धूल से भरे पैर, मगर सब अब भी साथ थे। उनकी आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर धीमी स्वर में बोले, बस थोड़ा और साथ निभा लो, फिर घर की राह पकड़ेंगे। गर्म हवा फिर चली। सूखी झाड़ियां सरसराई और तपती दोपहर के बीच दर्द और धैर्य से भरा वह छोटा सा झुंड
आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की तरफ झुकने लगा था। दिन की आग अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसकी चुभन अब उतनी निर्दय नहीं लग रही थी। खेतों के ऊपर फैली सफेद चमक हल्की पीली पड़ने लगी थी। गर्म हवा अब भी चल रही थी, मगर उसमें शाम की थकान घुल चुकी थी। धर्मू बाबा ने दूर तक नजर दौड़ाई। सामने मिट्टी का लंबा रास्ता था जो पुराने कुएं की तरफ जाता था। वही कुआं जहां बरसों पहले किसान बैलगाड़ियां रोककर पानी पिया करते थे। अब वहां भीड़ नहीं मिलती थी, मगर गर्मियों में वही जगह जानवरों के लिए सबसे बड़ा राहत बन जाती थी। धर्मू बाबा की चाल अब भारी हो चुकी थी। सुबह से लगातार चलते चलते उनके पैर सूज गए थे। एड़ियों में धूल जम चुकी थी। हथेलियों में झाड़ियों के कांटे अब भी चुभ रहे थे, मगर जैसे ही उन्होंने कुएं की दिशा में देखा, उनकी आंखों में नई ताकत लौट आई। उन्होंने झुंड को आवाज दी, चलो रे, पानी पास है। जैसे जानवर भी ये बात समझ गए हों। गायों ने कदम तेज कर दिया। बकरियां मिमियाते हुए आगे बढ़ने लगी। कालू सबसे आगे निकल गया। उसकी घंटी अब लगातार बज रही थी। रास्ते में सूखी मिट्टी पैरों से उड़ती जाती थी। दूर कहीं खेतों में अधजली घास की गंध हवा में तैर रही थी। सूरज की रोशनी अब लाल होने लगी थी, जिससे पूरा मैदान तांबे जैसा चमक रहा था। कुछ देर बाद वो पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुआं आधा सूख चुका था। उसके पत्थरों पर दरारें पड़ गई थी। ऊपर लगी लकड़ी की चरखी पुरानी होकर काली पड़ चुकी थी। पास में टूटी हुई मिट्टी की हांडी थी, जिसमें कभी बैल पानी पिया करते थे। धर्मू बाबा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे रस्सी उठाई और बाल्टी नीचे छोड़ दी। बाल्टी काफी देर तक नीचे गिरती रही। फिर कहीं गहराई से थपक की आवाज आई। धर्मू बाबा ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। उनकी बाहों की नसें तन गई। पसीना फिर माथे से बहने लगा। कई बार हाथ फिसले, मगर उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी। आखिरकार बाल्टी ऊपर आई। उसमें आधी बाल्टी पानी था। धर्मू बाबा ने सबसे पहले पानी हांडी में डाला। गाय तुरंत उसके पास आ गई। वह जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। बकरियां भी किनारों से मुंह डालने लगी। कालू ने लंबी सांस के साथ पानी पिया और गर्दन ऊपर उठाई। धर्मू बाबा उन्हें देखते रहे। उनकी अपनी आंखों में प्यास जल रही थी। गला सूखकर भारी हो चुका था। सुबह से उन्होंने बस एक छोटा घूंट पानी पिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी बाल्टी भरी, फिर तीसरी। हर बार पहले जानवरों को पानी दिया। जबरी हांडी तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसकी टांग अब भी दर्द कर रही थी। धर्मू बाबा उसके पास बैठे। दोनों हथेलियों में पानी भरकर उसके मुंह तक ले गए। धीरे पी, उन्होंने प्यार से कहा, जल्दी में खांसी चढ़ जाएगी। झबरी ने धीरे धीरे पानी पिया। धर्मू बाबा उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। उस पल उनके चेहरे पर वैसी ही नरमी थी जैसे किसी पिता के चेहरे पर होती है। अब सारे जानवर पानी पी चुके। तब जाकर धर्मू बाबा ने बाल्टी से थोड़ा पानी अपने लिए निकाला। उन्होंने दोनों हाथों से पानी उठाया और धीरे धीरे पिया। पानी ठंडा नहीं था, उसमें मिट्टी की हल्की गंध थी, लेकिन उस समय वह पानी किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने लंबी सांस छोड़ी और कुछ पल कुएं के किनारे बैठ गए। आसमान अब नारंगी होने लगा था। दूर खेतों के ऊपर धूल तैर रही थी। कहीं बहुत दूर से बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हवा में शाम की मिट्टी की महक घुलने लगी थी। धर्मू बाबा ने अपनी पोटली खोली। उन्होंने आधी रोटी निकाली और प्याज के साथ खाने लगे। बाकी टुकड़े उन्होंने कालू और दो कमजोर बकरियों के आगे डाल दिए। तुम लोगों ने भी दिन भर मेहनत की है, वह मुस्कुराकर बोले। कालू ने
धीरे से गर्दन उनके कंधे पर सटा दी। धर्मू बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कुएं के पास खड़े पुराने पीपल की तरफ देखा। उसके पत्ते गर्म हवा में कांप रहे थे। शाम की लाल रोशनी उन पत्तों पर पड़कर चमक रही थी। धर्मू बाबा की आंखों में पुरानी यादें उतर आई। उन्हें अपने जवान दिन याद आने लगे, जब यही रास्ता इतना सूखा नहीं होता था, जब नहर में पानी बहता था, जब खेतों में दूर तक हरियाली दिखती थी और जब उनके कदम इतने भारी नहीं लगते थे। उन्होंने हल्की सांस भरी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अभी घर लौटना बाकी था। उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को इकट्ठा किया। सूरज अब आधा डूब चुका था। गायों और बकरियों की परछाई लंबी होकर मिट्टी पर फैल रही थी। कालू सबसे आगे चल पड़ा। गांव की दिशा से मंदिर की घंटी सुनाई देने लगी। वह आवाज शाम की थकी हवा में बहुत दूर तक फैल रही थी। धर्मू बाबा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चलो, उन्होंने झुंड से कहा, अब घर की रोटी इंतजार कर रही होगी। झबरी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगी। धर्मू बाबा ने अपनी खाली बोतल फिर कपड़े में लपेटकर कंधे से टांग ली। पसीना और धूल से भरा शरीर अब टूटने लगा था, मगर मन के भीतर अजीब सी शांति थी, क्योंकि उनके जानवर अब प्यासे नहीं थे और यही बात उनके लिए सबसे बड़ा सुकून थी। धीरे धीरे वह छोटा सा झुंड लाल होते शाम के बीच गांव की तरफ लौटने लगे, जहां रात, चूल्हे की आग और चैन की रोटी उनका इंतजार कर रही थी। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में लालिमा धीरे धीरे नीली अंधेरे के चादर में बदल रही थी। खेतों के ऊपर उड़ती धूल बैठने लगी थी और गर्म हवा की जलन भी अब कम हो चुकी थी। दूर दूर तक फैली धरती दिन भर की तपिश छोड़कर धीरे धीरे ठंडी सांसें लेने लगी थी। धर्मू बाबा अपने झुंड के साथ गांव की तरफ लौट रहे थे। गायों की घंटियां शाम के सन्नाटे में मीठी लग रही थी। बकरियां थकी चाल चल रही थी। कालू हमेशा की तरह सबसे आगे था, मगर अब उसकी चाल भी धीमी पड़ गई थी। पूरा दिन जैसे उसके शरीर पर उतर आया था। गांव की पहली कच्ची गली दिखाई दी। कुछ घरों के बाहर लालटेन जल चुकी थी। कहीं चूल्हे का धुआं ऊपर उठ रहा था, कहीं औरतें आंगन में पानी छिड़क रही थी ताकि मिट्टी की गर्मी कम हो जाए। हवा में जलती लकड़ियों, ताजी रोटियों और भीगी मिट्टी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। दिन भर की थकान के बावजूद उनके चेहरे पर हल्की शांति उतर आई। फुलिया झोपड़े के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने झुंड को लौटते देखा, उसके चेहरे पर राहत आ गई। वह जल्दी से आगे बढ़ी। बहुत देर कर दी आज, उसने चिंता से कहा। धर्मू बाबा हल्का मुस्कुराए। झाड़ियों में घास ढूंढनी पड़ी, पानी भी कम था। फुलिया की नजर उनके हाथों पर गई। कांटों की खरोंचे अब साफ दिख रही थी। फिर हाथ कटवा लिया, उसने धीरे से कहा। धर्मू बाबा ने बात टाल दी। पहले इनको देख लो। उन्होंने सबसे पहले गायों को खूंटे से बांधा, फिर बकरियों को बाड़े में ले गए। झबरी बहुत धीरे चल रही थी। धर्मू बाबा उसके पास बैठ गए। उन्होंने उसके पैर पर बांधा कपड़ा खोला। घाव हल्का सूज गया था। फुलिया भीतर से हल्दी और सरसों का तेल ले आई। धर्मू बाबा ने बहुत प्यार से उसके टांग पर हल्दी लगाई। कल मत ले जाना इसे इतनी दूर, फुलिया बोली। धर्मू बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे से बोले, अगर इसे पीछे छोड़ दूंगा तो अकेला पड़ जाऊंगा। झबरी उनकी आवाज सुनकर धीरे से मिमियाई। धर्मू बाबा मुस्कुरा दिए। थोड़े देर बाद उन्होंने गायों का दूध निकालना शुरू किया। मिट्टी के बड़े बर्तन में दूध की धार गिरने की आवाज शाम के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। पास जलती लालटेन की रोशनी
उनके झुके चेहरे पर पड़ रही थी। दिन भर की धूल अभी भी उनके पैरों से चिपकी हुई थी, मगर हाथ अब भी बड़े धैर्य से काम कर रहे थे। कालू पास खड़ा धीरे धीरे सांस ले रहा था। कभी कभी वह गर्दन घुमाकर धर्मू बाबा को देख लेता, जैसे उसे भी आदत हो गई हो इस रोज के संघर्ष की। अब सारा काम खत्म हुआ। तब तक रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान तारों से भर गया था। दूर खेतों की तरफ से झुंगुरू की आवाज आने लगी। हवा अब थोड़ी ठंडी महसूस हो रही थी। दिन भर की आग के बाद वही हवा किसी दवा जैसी लग रही थी। फुलिया ने बाहर आंगन में चारपाई बिछा दी। पास ही मिट्टी के चूल्हे पर दाल पक रही थी। उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। तवे पर रोटी सिक रही थी। धर्मू बाबा हाथ मुंह धोकर आकर बैठ गए। फुलिया ने उसके सामने पीतल की थाली रखी। गरम रोटियां, दाल, थोड़ा नमक और प्याज। धर्मू बाबा कुछ पल थाली को देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से पहला निवाला तोड़ा। दिन भर की थकान जैसे उसी निवाले के साथ थोड़ा थोड़ा उतरने लगी। फुलिया उन्हें देख रही थी। इतनी गर्मी में रोज इतना चल लेते हो? डर लगता है कभी रास्ते में तबीयत ना बिगड़ जाए, उसने धीमी आवाज में कहा। धर्मू बाबा ने रोटी का टुकड़ा दाल में डुबाया और मुस्कुराकर बोले, जब तक सांस है काम भी रहेगा, लेकिन शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। धर्मू बाबा ने आसमान की तरफ देखा। कुछ पल बाद बोले, शरीर बूढ़ा हुआ फुलिया, आदत नहीं। हवा का हल्का झोंका आया। पीपल के पत्ते सरसराए। दूर कहीं कोई बैलगाड़ी रात में गुजर रही थी। उसके पहियों की धीमी चरमराहट सन्नाटे में घुलती चली गई। धर्मू बाबा ने खाना खत्म किया, फिर अपनी खाली बोतल उठाई, उसे साफ पानी से भरा और वही पुराना सफेद कपड़ा फिर उसके चारों तरफ लपेट दिया। फुलिया ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दी। अभी से कल की तैयारी। धर्मू बाबा ने बोतल को धीरे से खाट के पास रखा। धूप इंतजार थोड़े करेगा। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। रात अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। आसमान के तारे साफ चमक रहे थे। दूर खेतों से मिट्टी की ठंडी खुशबू आ रही थी। दिन भर तपने के बाद धरती भी जैसे आखिर चैन से सोने जा रही थी। धर्मू बाबा चारपाई पर लेट गए। उनका शरीर दर्द से भरा था। हथेलियां जल रही थी। पैरों में थकान धड़क रही थी, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने बाड़े की तरफ देखा। झबरी बैठी जुगाली कर रही थी। कालू शांत खड़ा था। बाकी बकरियां और गाय भी अब आराम में थे। धर्मू बाबा की आंखों में संतोष उतर आया। पूरा दिन धूप में जलती रही। रास्ते कठिन रहे। मिट्टी से धुआं उठता रहा। प्यास लगी, हाथ काटे, शरीर टूटा, लेकिन उनके जानवर भूख से नहीं सोए। बस यही बात उनके लिए काफी था। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी। पीपल के पत्ते की हल्की सरसराहट, दूर मंदिर की आखिरी घंटी और रात की ठंडी हवा के बीच तपती दोपहर का वह बूढ़ा चरवाहा आखिर चैन की नींद में खो गया।